बात कर लेते हैं आपकी सेहत से जुड़ी और मैदे के मसाइल पे बात करते हैं जी। एक तो जब ओवर ईटिंग कर ली जाती है, कुछ लोग तो ओवर ईटिंग करते हैं तो इन मसाइल का उनको सामना करना पड़ता है, और कुछ लोग बहुत बैलेंस खाना खाते हैं। इसके बावजूद ऐसी क्या वजूहात हैं कि उनको भारीपन महसूस होता है, उनको तेज़ाबियत का सामना करना पड़ता है, और खाना खाने के बाद ख़ास तौर पर जिसे आप भारापन कहते हैं। और ये मैदे के जो मसाइल हैं ये क्यों हैं? हमारी रूटीन की वजह से, हम कोई हेल्दी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वॉक नहीं करते हैं, क्या है ये सब? इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ आज जनाब हकीम तसव्वुर मोहम्मदी साहब को हमने इनवाइट किया अपने मॉर्निंग शो में। वेलकम करते हैं हकीम साहब आपको। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज हमें बताइएगा ये जो अभारापन है और साथ ही साथ गैस, तेज़ाबियत, पेट में दर्द होती है, बेचैनी होती है, आप खाना खाते हैं, दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है, क्यों होता है ये सब? जी बहुत शुक्रिया जी, आपने प्रोग्राम में मदऊ किया। और आज का जो टॉपिक है वो मैदे के अमराज है, आंतों के अमराज हैं। बेसिकली है ना, आजकल बहुत कॉमन है IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, और आंतों से जुड़ी दो और चीज़ें हैं जिसमें जो है ना क्रोनिक डिसेंट्री है, जिसमें पेचिश आ जाते हैं, जिसे तिब्बे यूनानी में संगरैनी कहते हैं। अच्छा। एक और डिज़ीज़ है जिसे ग्लूटन एलर्जी आजकल बहुत कॉमन है, और हर दूसरे घर में है ना बच्चे को ग्लूटन एलर्जी है, जिसमें गंदम हजम नहीं होती। अच्छा। जिसमें ग्लूटन हजम नहीं हो पाता है। अच्छा, ना ऑटोइम्यून डिजीज़ है जिसमें गंदम और ऐसी जितने भी अनाज हैं जिसके अंदर ग्लूटन पाया जाता है। हाँ। उसमें गंदम है, जौ है, बाले है और राई है। ये तीन ऐसे अनाज हैं जिसके अंदर ग्लूटन है या प्रोटीन है, तो ये प्रॉपर हज़म नहीं होती, आपका जो बॉडी है ना उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो वो फिर इसकी वजह से पेट में दर्द, ब्लोटिंग, बदहज़मी, तेज़ाबियत और आंतों में जो एक मरोड़ सा उठता है, और बार बार जो कोई भी बच्चा या बड़ा ना खाना खाता है तो फ़ौरन वाशरूम की तरफ दौड़ लग जाती है। तो ये तीनों ही अमराज हैं जिसमें क्रोनिक डिसेंट्री है, जिसे तिब्बे यूनानी में संगरैनी कहते हैं। अच्छा। नंबर 2 है ग्लूटन एलर्जी है। नंबर 3 जो IBS है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये तीनों जो डिजीज़ हैं, मराज हैं, ये आंतों से ही रिलेटेड हैं, लेकिन इन तीनों की जो नौइयत है या वजह है या सबब है, असबाब है, वो मुख्तलिफ हैं, और तीनों का इलाज भी मुख्तलिफ है। और तीनों में ही एक जैसी मिली जुली अलामत होती हैं, जिसमें ब्लोटिंग होगी, बदहज़मी होगी, तेज़ाबियत होगी, कॉन्स्टिपेशन होगी, डायरिया हो गया, लूज़ मोशन आ गया, कभी पखाना सख्त, कभी नरम, और फिर पेट में शदीद मरोड़ उठता है। तो इसका क्या ट्रीटमेंट फिर कैसे करते हैं आप हिकमत की दुनिया में? देखें जी, हिकमत की दुनिया में, तिब्बे यूनानी में इसका हम इलाज जो है ना, पेशेंट जो उसकी जिन्स क्या है, उसकी उम्र कितनी है, उसका वज़न कितना है, और वो क्या ले रहा है, सुबह नाश्ते में, दोपहर लंच में, और जो डिनर में वो क्या चीज़ ले रहा है। सबसे पहले तो परहेज़ के ऊपर उसको फोकस करते हैं। जिस तरह ग्लूटन एलर्जी है, उसका सबब है ग्लूटन वाली ग़िज़ाएँ। तो ऐसे मरीज़ जिनको ग्लूटन एलर्जी है, तो उसकी हम गंदम और जौ और राई, ये 3 चीज़ें उसकी बंद कर देते हैं, और ग्लूटन फ्री जो डाइट है उसके ऊपर उसको ले जाते हैं। तो बगैर किसी मेडिसिन के पेशेंट जो है ना वो ठीक हो जाता है। अगर ज़्यादा मसला हो, यानी अगर पेशेंट हमारे पास आया, हमें पता नहीं चल रहा कि इसको IBS है, इसको संगरैनी है, या क्रोनिक जो आंतों की पुरानी सोजिश है, आंतों में वर्म है, अल्सर है, इन्फेक्शन है, या इनको कोई ग्लूटन एलर्जी है, तो सबसे पहले हम उसका बॉडी टेस्ट करवा लेते हैं, ब्लड टेस्ट। अच्छा। ब्लड टेस्ट से क्लियर हो जाता है कि इस पेशेंट को IBS का तो कोई टेस्ट नहीं होता, वो तो सिम्टम से, अलामत से हम पता चल जाता है, लेकिन जो ग्लूटन एलर्जी है उसका टेस्ट मौजूद है, ब्लड टेस्ट करवाने से पता चल जाता है। अगर ब्लड टेस्ट में पॉजिटिव आ जाए तो फिर अगला टेस्ट हम बायोप्सी करवाते हैं। अगर पेशेंट को ज़्यादा मसला हो, उसका वज़न ज़्यादा गिर रहा है, उसको बुखार भी है, उसको आंतों पखाने के साथ ब्लड भी आ रहा है, या पखाने के साथ उसको बलगम भी आ रही है, तो ऐसे पेशेंट का फिर हम टेस्ट करवाते हैं ताकि पता चले कि जो बीमारी है वो कौन सी स्टेज पे पहुंच चुकी है। और बायोप्सी इसके लिए आप कह रहे हैं? जी, बायोप्सी के लिए फिर वो अगला टेस्ट होता है। ज़्यादातर मरीज़ों में बायोप्सी की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अगर किसी पेशेंट की ज़रूरत हो तो फिर वो जो बड़ी आंत होती है वहाँ से फिर वो एक छोटा सा कोई मवाद लिया जाता है, उससे पता चल जाता है कि आंतों का जो स्ट्रक्चर है, जो साख्त है, वो कितनी डैमेज हो चुकी है। ठीक है।
अच्छा, ये सिलेक्टेड जो डिजीज़ हैं, इसमें ग्लूटेन से परहेज़ क्यों ज़रूरी होता है? देखिए जी, ग्लूटेन जो है ना, ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है। हाँ। जो दूसरी है क्रॉनिक जो डिसेंट्री है, जिसमें पेचिश है, आंतों में मरोड़, सोजिश, वर्म, अल्सर होता है, वो ऑटोइम्यून डिजीज़ नहीं है। ठीक है। ये जो ग्लूटेन एलर्जी है या सेलिक डिजीज़ है, ये है ऑटोइम्यून डिजीज़। ऑटोइम्यून डिजीज़ ये है कि हमारा जिस्म खुद ही इसे पैदा कर रहा होता है। एक हम मिसाल के तौर पे हम गंदम लेते हैं, गंदम की रोटी लेते हैं, या हम जौ की रोटी लेते हैं, राई की रोटी लेते हैं, तो ये बॉडी इसे हजम ही नहीं कर पाती, यानी उसको बर्दाश्त नहीं करती, तो फ़ौरन फिर पेशेंट को या तो कब्ज़ हो जाती है या उसको डायरिया, लूज मोशन शुरू हो जाते हैं और पेट में शदीद दर्द होती है। ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है बेसिकली, जो ग्लूटेन एलर्जी और है। बच्चे जो हर वक्त पेट में दर्द की शिकायत करते रहते हैं कि क्रैम्प पड़ रहे हैं पेट में, फिर खाना बहुत कम खाते हैं और सही तरह से नहीं खाते हैं, ऐसे बच्चों को क्या मतलब प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, बच्चों को हमने देखना है कि सिर्फ खाने के ऊपर नहीं, वो बाहर से क्या ले रहे हैं। हाँ। आपके हाथ से, माँ के हाथ से रोटी नहीं ले रहे, लेकिन वो दुकानदार बेकरी से सब कुछ ले रहे हैं, सलंटियाँ, पापड़, हर चीज़, बिस्कुट ले रहे हैं। अब एक एवरेज बिस्कुट है, वो बड़ा 40 रुपए वाला जो बिस्कुट है, वो तो 2 रोटी के बराबर उसकी ताकत है एक बिस्कुट की। तो अगर बच्चा वो एक बिस्कुट ले रहा है तो समझ ले वो 2 रोटियां ले रहा है। तो इसलिए फोकस करना है कि जो बच्चा है वो घर की चीज़ नहीं ले रहा, बाहर की चीज़ ले रहा है, तो वो कुछ ना कुछ तो ले रहा है ना। हाँ, अगर बाहर की भी चीज़ नहीं ले रहा, घर की चीज़ भी नहीं ले रहा, इसके बावजूद पेट में दर्द है, मरोड़ है, तो फिर डायग्नोज बहुत ज़रूरी है। आया कि इसको जो 3 मैंने चीज़ें गुजारिश की हैं, इमराज की है ना, ग्लूटेन एलर्जी तो नहीं है, कहीं इनको क्रॉनिक डिसेंट्री तो नहीं है, आंतों की पुरानी सोजिश तो नहीं है, या बच्चे को कहीं IBS तो नहीं है, क्योंकि ये तीनों ही बहुत कॉमन है। और बिल्कुल जी, बच्चों में भी होता है। अच्छा। बच्चों में बहुत ज़्यादा है आजकल कॉमन, बच्चों में जो IBS है बहुत कॉमन है। क्योंकि आजकल बच्चे, आपको पता है, नूडल्स बना दो, जिंगर मंगवा दो, चिकन दे दो, नगेट्स बना दो, बिल्कुल बिल्कुल। जो पास्ता है या नूडल्स है, उसके अंदर तो ग्लूटेन वाफर मिकदार में है ना। मैदा है वो सिर्फ, जी, पता नहीं मैदा भी कोई सख्त किस्म की रिफाइन उसकी वो भी मैदा खालिस नहीं है, उसमें अंदर भी बहुत सारे प्रिजर्व ऐड करते हैं, वो ज़्यादा नुकसान देते हैं। ठीक है, कौन सी ग़िज़ाएं हैं जो इन तीनों बीमारियों में हमें, जिनसे परहेज़ करना चाहिए और जो इस्तेमाल करनी चाहिए? अच्छा, तीनों बीमारियों में जो ग़िज़ाएं हैं ना, ग्लूटेन वाली ग़िज़ाएं, मैं तो कहता हूँ ग्लूटेन फ्री ऐसे पेशेंट को कुछ अर्सा तक, अगर तो वो ग्लूटेन, उसको एलर्जी है, तो उसको तो ज़्यादा अर्सा तक ग्लूटेन वाली जो ग़िज़ाएं हैं ना, उसको छोड़ देनी चाहिए, बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। और उसको चावल की जो चावलों की रोटी या चने की रोटी या फिर इसको ना एक और है, उसके ऊपर शिफ्ट हो जाना चाहिए। और साथ उसको दालों में दाल मसूर, दाल चना, दाल मूंग बेहतरीन है। फल और सब्जियां इस्तेमाल करे, अंडे का सुबह नाश्ता करे, 2 हाफ बॉयल अंडे खा ले या उसका आमलेट बना ले, तो चावल की रोटी के साथ वो आमलेट भी ले सकता है, अकेला भी आमलेट ले सकता है, दही ले सकता है, दूध ले सकता है। जी, फ्रूट्स भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल। और वेजिटेबल्स कच्ची, जी जी, ले सकता है। ज़्यादा कोशिश करे कि थोड़ा सा बॉयल कर ले, बॉयल ज़्यादा बेहतर है। कच्ची की डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, डाइजेशन में होती है। आजकल तो जितनी भी सब्जियां हैं, मैं खुद ज़िम्मेदार भी हूँ और मुझे पता है कि कोई ऐसी सब्ज़ी नहीं है जो स्प्रे के बगैर हो जाए। हर रोज़ स्प्रे हो तो सब्ज़ी होती है। गोभी ले लें आप, बैंगन ले लें आप, भिंडी ले लें, हर रोज़ स्प्रे होती है। जिस दिन तोड़ के मंडी लेके जानी होती है ना, उस दिन भी स्प्रे करके लेके जानी पड़ती है। अदरवाइज़ वो 1 घंटा अगर उसको मिल जाए ना, तो वो सत्यानाश कर देती है, जो सूंडी है बीमारी जो सब्जियों को लग रही है। दूसरी इसकी बात यह कि पहले जो सब्जियों के बीज हम लगाते थे, कोई भी फसल लगाते थे, वो हाइब्रिड नहीं होता था। वो एक बीज से आगे हम, यानी गंदम है तो गंदम हमने वही लगानी है, वही उसमें से रख लेना है, और अगले साल हमने वही जो गंदम हमने निकाली है उसी को हमने वो काश्त कर लेना होता है, लगा लेना होता है, वो हो जाती थी। लेकिन अब तो हाइब्रिड है, मकई भी हाइब्रिड है। हम मोहताज हो गए, हम मंडियों के मोहताज हो गए। हम हाइब्रिड बीज है, उसको भी वो लगी होती है, स्प्रे लगी होती है, केमिकल लगा होता है। अगर उसके केमिकल लगाने के बगैर हम ज़मीन में लगाते हैं तो वो होती ही नहीं है, वो चूहों की नज़र हो जाती है, या वो निकलती ही नहीं है ज़मीन से बाहर। ये चीज़ है, मतलब इस कदर खाद, केमिकल, ये चीज़ें। जी बिल्कुल। आपको याद होगा, हम जब गांव जाया करते थे बचपन में छुट्टियों में या नानी के घर, तो हम खेतों में जाके, तो सब्जियां, अपने भी खेत थे जब, तो अब्बा के साथ खेतों की सैर पे जब जाना, तो सब्जियां तोड़ तोड़ के उधर ही ट्यूबवेल पे धो के तो खा लेना। ऐसे ही मैं तो अब भी चाहता हूँ, खाता हूँ, लेकिन अब जो गाजर है इसका जायका नहीं हो रहा।
गोभी हम पहले जाते थे, गोभी कच्ची बड़ी मज़ेदार लगती है, बंद गोभी कितनी मज़ेदार लगती है, अब कड़वी है। पहले गोभी कड़वी नहीं होती थी, शलजम है, दांतों के साथ छील के खा लेते थे। बिल्कुल ऐसा ही है, साथ चूरन होता था और सारे मसालेदार मसाले होते थे अच्छे वाले, तो वो साथ लगा के खाते थे। लेकिन सब्जियां तब मीठी थी, लेकिन अब जितनी भी सब्जियां आप खा के देख लें, आपका या तो मुंह पक जाएगा, आपका मुंह में कड़वाहट आ जाएगी, या आपका स्टोमिक खराब हो जाएगा। एग्जैक्टली। अब भी आप सिट्टा इवन मकई का देख लें, जी, जी। पहले कितने मीठे मीठे होते हैं, दूधिया किस्म के, और है ना इतना बिल्कुल वो, ऐसे। तो अब वो सिट्टे भी देख लें आप, हर चीज़ों में क्या इंसानों में वो खालिसपन नहीं रहा, तो बस वैसे। तो क्या कोई नुस्खा आप बताना चाहेंगे? मैं देख रही हूँ आप काफ़ी सारी चीज़ें भी साथ लेके आए हैं। जी, ये नुस्खे हैं, 2-3 नुस्खे लेके आया हूँ मैं। ये और बहुत, ये तीनों जो डिजीज आपने बताई, तीनों के लिए डिफरेंट है ये? जी जी, तीनों जो डिजीज़ हैं उनकी जब नौइयत, उसका जो मर्ज़ की वजह है वो मुख्तलिफ है, तो उसका इलाज भी और मुख्तलिफ है। हकीम साहब कह रहे हैं कि पहले आप टेस्ट कराएं, किसी माहिर के साथ रिजू करें, वो आपको रिकमेंड बिल्कुल जी, उन सूरतों में हाँ, माहिर के साथ रब्ता करें। अगर वो आपकी अलामत, आपकी साइन सिम्टम्स देख के, या आपकी नब्ज़ देख के, या आपका जो भी लाइफस्टाइल देखते हुए अगर वो जज कर ले कि आपको बीमारी कौन सी है, तो फिर उसका इलाज बड़ी आसानी से हो जाएगा। अगर बीमारी का पता नहीं चल रहा, तो फिर ब्लड टेस्ट बेहतरीन ऑप्शन है। जी जी, प्लीज नुस्खा अच्छा, बताइए। ये जो ना ये हर किचन के अंदर मौजूद है, हल्दी से हर बंदा वाकिफ़ है, और ये हल्दी गंडी है, साबुत गंडी है हल्दी, आप पंसार स्टोर से ले लें। नंबर 2 है मुलट्ठी, और नंबर 3 है सौंफ, फेनल सीड। ये हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ 3 चीज़ें हैं, तीनों चीज़ों का मुरक्कब बराबर वज़न ले लें और इसको फ़ाइन पाउडर कर लें। फ़ाइन पाउडर करके चाय वाला चम्मच सुबह शाम आप पानी के साथ ले लें, तो जो आपको IBS है, जिसमें आपको डायरिया हो रहा है, लूज़ मोशन आ रहा है, ब्लोटिंग हो रही है, तो उसके लिए बेहतरीन चीज़ है ये तीनों चीज़ें, हल्दी, मुलट्ठी और सौंफ। अच्छा, दूसरी किस्म है IBS की, जिसमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। यानी IBS की 3 टाइप्स हैं, एक है C है, एक D है डायरिया, C कॉन्स्टिपेशन, और एक M है मिक्स्ड, जिसमें पेशेंट को कभी तो लूज मोशन लग जाते हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तीनों का इलाज मुख्तलिफ है। ये जो नुस्खा मैंने बताया है, हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ, ये जो जिसमें लूज मोशन लगते हैं, डायरिया वाले जिसमें लूज मोशन लगते हैं, उसके लिए बेहतरीन चीज़ है। अगर IBS C हो, कॉन्स्टिपेशन हो, जिसमें पखाना सख्त आता है और बड़ी देर बाद आता है, 2-2 दिन पखाना ही नहीं आता, लेकिन पेट में फिर भी ब्लोटिंग, पेट में फिर भी तजाबियत, पेट में फिर भी दर्द होता है, तो ऐसे पेशेंट के लिए हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ, ये 3 चीज़ें ले लेनी है, हल्दी, मुलट्ठी और सौंफ। और एक ये सना मक्की ले लेनी है। सना मक्की कोरोना के दिनों में बड़ी यूज़ की है, बहुत उन दिनों में तो ये बहुत महंगी बिकी है, बहुत महंगी बिकी है। तो इसका ज़्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह भी है। इसका नॉर्मल जो है ना मिकदार इसकी जो मैं बता रहा हूँ वही रखनी है। हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ 50-50 ग्राम, इसके अंदर आप 30 ग्राम जो है ना सना मक्की ऐड कर लें। ये IBS C के लिए है, जिसमें कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। इसको फाइन पाउडर कर लें, सुबह शाम एक चाय वाला चम्मच ये आप इस्तेमाल कर लें। अच्छा, जिन मरीज़ों को IBS M है, मिक्स्ड है, कभी तो उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कभी तो उनको डायरिया, लूज मोशन लग जाते हैं, तो ऐसे मरीज़ों के लिए हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ ये अपनी ही जगह 3 चीज़ें रहेंगी, हल्दी, मुलट्ठी और सौंफ। और इसमें चौथी चीज़ आपने अजवाइन शामिल कर लेनी है। हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ, इसके अंदर अजवाइन, ये अजवाइन बराबर वजन भी आप शामिल कर सकते हैं। तो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है, बहुत कमाल की चीज़ है, बहुत ही कमाल की चीज़ है। सिर्फ अकेली अजवाइन बहुत कमाल की चीज़ है। हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ और चौथी चीज़ अजवाइन इसके अंदर शामिल कर लें। IBS जिसमें आपको कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी डायरिया हो जाता है, ब्लोटिंग हो जाती है, तजाबियत हो जाती है, तो उसके लिए बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलेगा इसका। सुबह शाम इस्तेमाल करनी है, सादा पानी के साथ, आधी चमची से 1 चम्मच तक। ठीक हो गया। अच्छा, ये मैदे के जो मसाइल होते हैं, क्या कुछ लोगों की कहते हैं कि आंतें कमज़ोर हों तो भी उनको ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, क्या वाकई आंतें भी कमज़ोर होती हैं कुछ लोगों की? हाँ जी, IBS में या जितनी भी मैंने बताई है ना, एलर्जी है, ग्लूटेन एलर्जी है, या IBS है, या क्रोनिक डिसेंट्री है, ये तो है ही आंतों का मर्ज। और इसमें आंतों में मामूली सोजश से लेके वर्म, अल्सर और कैंसर तक जो मर्ज देखे गए हैं। और उसमें IBS में जो आंतों का जो स्ट्रक्चर है वो तो ख़राब नहीं होता, लेकिन उसकी जो मोटेलिटी है, जो उसकी हरकत है, उसकी हसासियत बहुत बढ़ जाती है। IBS वाले पेशेंट, इसलिए बहुत सारे पेशेंट देखे हैं जो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। मामूली सा पेट में मरोड़ हुआ तो उसने
चीखना चलाना शुरू कर देते हैं ऐसे पेशेंट को। मामूली सी दर्द, मामूली सा गैस, मामूली सी तजाबियत भी ऐसे पेशेंट को जो है ना वो यानी वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो उसको हेडेक हो जाती है, वो पैनिक अटैक शुरू हो जाते हैं ऐसे पेशेंट के। जी बिल्कुल जी, पेनफुल तो होता है, लेकिन जो IBS वाला जिसको स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन होता है ना, उसको तो बहुत ज़्यादा फील होता है ना। वो जो एक मैदे से या आंतों से सिग्नल दिमाग को जाते हैं ना, नॉर्मली हर बंदे को जाते हैं। अगर मामूली गैस है, आपको तजाबियत है, पेट में दर्द है, तो ये सिग्नल ब्रेन को जाते हैं। नॉर्मल जो बंदा होता है, जो सेहतमंद होता है, जिसको स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन नहीं होता, तो उसको महसूस तो होता है, तो वो मेडिसिन ले लेता है, वो ठीक हो जाता है। लेकिन जो होता है ना स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन वाला, वहम वाला, वसवास वाला पेशेंट, खौफ वाला पेशेंट, जिसके दिल की धड़कन भी तेज़ कर लेता है और पैनिक अटैक शुरू हो जाते हैं, रोना शुरू हो जाता है, गर्मी लगने लगती बिल्कुल है। कभी वो कंबल ऊपर, कभी वो कंबल के बगैर, वो कहता है मुझे पंखा चला दो, कभी कहता है AC चला दो, और कभी ये वाली जो कैफियत होती है ना, ये स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन वाले मरीजों में देखी गई है। तो फिर उसकी स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन को जब तक मैनेज नहीं किया जाएगा, आपकी जो IBS है या आपको जो डायरिया है या आपको जो भी ग्लूटेन एलर्जी, वो ठीक नहीं हो सकती। तो पहले आपने उस पेशेंट को उस टेंशन में से निकालना है, उस टेंशन में से निकालना है ना, उसके बाद फिर आप देखिए उस कुएं से निकालेंगे तो उसको सुकून मिलेगा ना उस टेंशन से। हाँ, मैंने देखा है अक्सर लोगों को जब वो टेंशन या कोई ऐसी खबर सुनते हैं ना, तो उनको एकदम उनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है ना, बिल्कुल, और उनको डायरिया हो जाता है। डायरिया हो जाता है और पेशेंट मैंने देखा है कि उनको मामूली सा हुआ तो वो कह रहा है मैं गया, बस मैंने मर जाना है, अब मेरा दिल की धड़कन तेज हो गई है, मेरे दिल को कुछ होने लगा है। वो अच्छा ऐसा पेशेंट है, तेज तेज सांस लेना भी शुरू हो जाता है, वो छोटे छोटे तेज सांस लेना शुरू हो जाता है। मेरे क्लिनिक्स में आते हैं बहुत सारे पेशेंट, कहते हैं हकीम साहब दरवाजे खोल दो, मुझे तो घुटना शुरू हो गई है, हालांकि AC चल रहा होता है, पंखा चल रहा होता है, वसीयतें करना शुरू कर देते हैं। फिर वो आखिरी वो कहते हैं बस फरिश्ता आ गया है, तो बस मेरे से अपनी सारी जमा पूंजी, अपने सारे राज बता देते राज नहीं, फिर भी नहीं बताते कभी। नहीं, मैं बता रही हूँ, फलां चीज उधर रखी है, वो चीज उधर रखी है, और बाद में फिर ब्लैकमेल होते रहते हैं, है ना। तो खैर ये इट्स लाइफ, ये सब चलता रहता है इसमें। अच्छा, लोग अक्सर इन बीमारियों को बहुत नॉर्मल लेते हैं। बदहजमी बहुत बड़ी बीमारी है ना, अगर इसका सही तरह से ट्रीटमेंट ना किया जाए मैदे के मसाइल का, तो आपको हार्ट खुदा न खास्ता फिर ये बड़े कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। क्या कहेंगे ऐसे लोगों के बारे में? देखिए, अगर आप हमारी बॉडी ना इंडिकेट करती है, हमें सिग्नल देती है, अगर आपका मैदा सही तरह काम नहीं कर रहा ना, तो वो तजाबियत की शक्ल में, पेट में दर्द, आप पेट में मरोड़ या पेट में ना ब्लोटिंग की शक्ल में आपको बताती है कि मैं ठीक नहीं हूँ। अगर आप इसे नज़रअंदाज करते हैं और बदपरहेज़ी आप करते चले जाते हैं, तो फिर ये मामूली जो सोजिश है, ये वर्म और अल्सर, इवन के कैंसर तक फिर आपको पहुंचा देती है। फिर आपको अल्सर जब होता है तो फिर आप पानी भी पीते हैं तो आपको दर्द होती है, आपको शदीद जलन होती है, फिर आप कोई चीज़ खा पी नहीं सकते। तो इसलिए बेहतर यही है कि अगर शुरू में इनिशियल स्टेज में अगर आपको गले में तजाबियत आ रही है, खट्टे मीठे डकार आ रहे हैं, या आपको गैस हो जाती है खाना खाने के फ़ौरन बाद, या खाना खाने के फ़ौरन बाद आप वाशरूम की तरफ दौड़ जाते हैं, तो फिर आप बेहतर यही है कि आप अपने करीब किसी भी मुस्तनद मुआलिज से रब्ता करें और अपना इलाज करवाएं। बहुत ज़्यादा स्पाइस मिर्च जो लोग इस्तेमाल करते हैं, उनको भी ये सब मैदे के मसाइल होते हैं। देखें जी, जो जितनी भी स्पाइसी चीज़ें अगर आप फितरत से हटकर चलेंगे तो फिर आपको नुकसान होगा ही होगा। अगर आप स्पाइसी खाने खाएंगे, आप पिज़्ज़ा बर्गर शवारमे, महीने में 2 महीने बाद 3 महीने बाद बंदा आपको पार्टी कर ले, कोई कभी कभी खा ले, कोई कबाहत नहीं है। मैं तो कहता हूं कि जो बर्गर है या शवारमा आपने खाना है तो घर में ही ला के, वो अब तो रेसिपी अवेलेबल है, तो घर में ही बना के खाए। शवारमे वालों को आपको पता ही, वो ठंडी मुर्गियां बड़ा वो कभी कभी वो मीडिया पे आता है, हम देखते हैं कि वो जो ना वाकई अल्लाह की एक वाकई बड़ा शवारमा और एक अल्लाह की कसम वाकई बड़ा शवारमा, और फिर वो तीन मंजिला आपको बर्गर मिल रहा है, 4 मंजिला बर्गर मिल रहा है। फिर पिज़्ज़ा आपको वो जो डील लगी होती है ना, जो 3000 का पिज़्ज़ा है वो आपको फिर 1500 में दे रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं उसमें पता नहीं है, मटेरियल भी उतना ही होता है, तो वो मटेरियल क्या ऐसा है, फिर वो 1500 रुपए क्या डिस्काउंट आपको दे रहे हैं, ठीक है ना, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। इसलिए बेहतर यही है कि आप माँ के हाथ का पका हुआ बर्गर भी, पिज़्ज़ा शवारमा खाएं तो वो आपको
फ़ायदा देगा। पानी का इंटेक कितना ज़्यादा इन तीनों बीमारियों के जो मैदे के मसाइल है कितना करना चाहिए? हिकमत की दुनिया में तो मुझे अक्सर आप कहते हैं, हुक्मात जितने भी आते हैं वो कहते हैं पानी कम, मतलब जब आपको तलब हो तब इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है जी। देखें फितरत है, जब आपको प्यास लगे आपने पानी पीना है, जब आपको भूख लगे, बेशक 2 दिन बाद भूख लगे तब ही आपने खाना खाना है। हमने ये रूटीन बना ली है, अलार्म सेट कर लिया है कि हर 6 घंटे बाद 3 घंटे बाद हमने कुछ ना कुछ खाना है। ये ठीक नहीं है। जब आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है ना, देखिए आपको अगर मुंह खुश्क हो रहा है या आपको प्यास लगी है तो फिर आप पानी खुद मांगेंगे। जब आप खुद मांगे तो फिर वो आपको डाइजेस्ट भी होगा और आपको बॉडी में उसकी अब्जॉर्प्शन भी होगी और आपको नुकसान नहीं देगा। जब आप पानी देखें, पानी का कोई नुकसान नहीं है, हम लोग समझते हैं, लेकिन ज़्यादा पानी आप मोटापे का बाइस भी है। ज़्यादा पानी पीने से भी मोटापा होता है, ज़्यादा पानी पीने से आपके गुर्दे भी कमज़ोर हो सकते हैं, ज़्यादा पानी पीने से आपकी जो आंतें हैं या आपका जो मसाना है वो भी कमज़ोर हो सकता है। इसलिए जितनी रिक्वायरमेंट है ना, ये ज़रूरी नहीं देखिए मेरे जिस्म के मुताबिक, मेरी हाइट के मुताबिक, मेरे वज़न के मुताबिक मुझे पानी की जो रिक्वायरमेंट है मेरे जिस्म ने मुझे बताना है ना। हर बंदे को नहीं है कि आप 8 से 10 गिलास, 12 गिलास, 15 गिलास पानी पिए। और कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो ऑफिस में बैठते हैं, हकीम साहब हमने तो अलार्म सेट किया हुआ है, आधे घंटे बाद अलार्म लगना है तो मैंने पानी पीना। मैंने कहा यार ये क्या है? वो जो आपकी बॉडी का जो अलार्म है, जो कुदरत ने आपके अंदर रखा है, वो खराब है भाई। आप अपनी बॉडी के अलार्म को जज करें, सिग्नल वो देंगे ना। मैदे को भूख लगती है तो मैदा आपको कहता है कुछ दो, पेट में कहते हैं मेरे चूहे दौड़ रहे हैं, तो एक क्या होता है। लेकिन जब भूख लगती है तो मैदा आपसे मांगेगा, सिग्नल देता है, वो सिग्नल खराब है बेसिकली। हम कहते हैं अब लंच टाइम हो गया, अब डिनर टाइम हो गया तो हमने खाना, ये नहीं ठीक, ये ठीक नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी हकीम साहब आपके आने के लिए। हकीम तसव्वुर मोहम्मदी साहब आज हमारे साथ थे। थैंक यू सो वेरी मच।